Student, today we will start our topic. Our topic is a fundamental unit of a life. Ismein a cell. So in a previous classes we already taught about a plant cell. This is a plant cell. You know very well, in a plant cell have a cell wall, then present in a plasma membrane, but its main cell organelles is a cell wall. Then second is a क्लोरोप्लास्ट. मेरे गले में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आपको. देन सेकेंड इज अ क्लोरोप्लास्ट. बट इन अ animal cell wall is totally absent, only plasma membrane present. So look at this picture. ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही बनाना है आपको, ये शेप आप इस तरह से ओवल शेप दे सकते हैं प्लांट सेल को. ओके, ये कटिंग के कारण इस तरह से शो अप किया गया है. 3D स्ट्रक्चर है. आपका स्ट्रक्चर सिंपल वे में होगा. तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड है न्यूक्लियस. सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल बीचों बीच होता है. उसमें एक डॉट और लगाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस. पहले न्यूक्लियस आएगा, फिर न्यूक्लियोलस, फिर उस न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियोलस हो गया, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. ओके, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के बाहर इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है. जिगजैग करते जाइएगा ऐसे, है ना. इनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. शॉर्टकट में ER लिख सकते हैं आप लोग. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आप इस न्यूक्लियस के ही आसपास, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. ठीक है, यहाँ से अलग से और स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा. इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी. ठीक है, गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी के बाद इस तरह से ओवल शेप स्ट्रक्चर वहीं पास पास दिखेंगे आपको. इनको बोलते हैं लाइसोसोम. ये दिख रहा है लाइसोसोम. देन माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एनिमल सेल में ही है, इस तरह से बनाइए. ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं. उसके बाद पूरे सेल बॉडी में लिक्विड भरा रहेगा. इस लिक्विड सब्सटेंसेस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो इस तरह से, और यहीं पर ये जो आपको बताया था मैंने कि जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन. तो यहीं पर आपको ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर मिलेंगे. ये है राइबोसोम, और कहीं कहीं साइटोप्लाज्म में भी मिल जाते हैं. तो राइबोसोम्स भी पाया जाता है. ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास. इस तरह से स्टार शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि प्लांट सेल में दिखाई नहीं देता. इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम आपकी बुक में होगा, सेंट्रोसोम. ठीक है, और उसके अंदर ये डॉट दिख रहे हैं जो, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर. तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है. मैं एक बार डायग्राम और ड्रॉ कर देती हूँ. इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, न्यूक्लियर वॉल. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी,
सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ये गोल गोल दिख रहा है न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, तो ये गोल गोल देखेंगे आपको, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सोम मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी, और साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से आपको सिंपल वे में डायग्राम ड्रॉ करना है। किसका? एनिमल सेल का। और ये प्लांट सेल मैंने कल बता दिया है, ये एनिमल सेल है। तो कुल मिला के प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पर इसमें नहीं पाया जाता। इस तरह से 2-3 मेन थिंग्स हैं जो बताना है। इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कम और बड़े होते हैं, इसमें वैक्यूल छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It is the network of a membrane present in a cytoplasm. These are present in a eukaryotic cell. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्टूडेंट, वो केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से जो न्यूक्लियस से लेकर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है और ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। तो चीज़ है तो यहाँ से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल गई, या बाहर से होते हुए कहाँ आ गई? अंदर आ गई। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है जो केवल और केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब इट इज़ अ 2 टाइप, SER और RER। SER मतलब S फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखते तो वो सिंपल इस तरह से होगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इनके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। तो राइबोसोम्स के अटैच होने के कारण ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो रफ दिखाई देता है ना, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इट मेड ऑफ अ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब का बना हुआ होता है। अब भी आपने देखा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, है ना, ट्यूब लाइक है, ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फैट मॉलिक्यूल, स्टीरॉयड, लिपिड, राइबोसोम आर एब्सेंट। इम्पॉर्टेंट, राइबोसोम इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये फैट फॉर्मेशन में, फैट की सिंथेसिस में, सिंथेसिस मतलब बनाना, इसी को हम लिपिड कहते हैं। लिपिड कहिए या फैट कहिए या स्टेरॉयड बोलिए, स्टीरॉयड, है ना, इनके मैन्युफैक्चर में या इनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? इट इज़ मेड ऑफ अ वेसिकल, ये वेसिकल्स उनके बने होते हैं। हेल्प इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोटीन एंड कंटेन राइबोसोम
ऑन इट्स सरफेस। इनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाने के कारण जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और ये वेसिकल्स के बने होते हैं। इनसे इनके आगे के सरफेस जो होते हैं, छोटे वेसिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से वेसिकल इतना ज़रूरी नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। फंक्शन: ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूक्लियस से लेकर, ये न्यूक्लियस है, सेल है, से लेकर एक जगह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यानी साइटोप्लाज्म तक या साइटोप्लाज्म तक पहुंचाते हैं। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर अ बायोकेमिकल एक्टिविटी। ये बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प इन अ सिंथेसिस ऑफ अ फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। अभी आपने पढ़ा तो वही पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ये फैट, स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करते हैं। इट हेल्प इन अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ पॉइजनस प्रोडक्ट। ये पॉइजनस प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाइड करते हैं, मतलब अलग करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर कर देते हैं। Some of the protein and a lipid help in building cell membrane, and this process is known as a membrane biogenesis। क्योंकि इन्हीं में से कुछ प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं एंड इस कारण से इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब सेल की मेम्ब्रेन बनाने वाले, बायोलॉजिकल पार्ट को बनाने वाले, और जेनेसिस मतलब बनाना। तो सेल की मेम्ब्रेन बनाने के कारण इनको सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको बता दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो क्योंकि लिपिड और प्रोटीन दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए ये एक तरह से मेम्ब्रेन्स या सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। It's very important. Protein also sent to various place in cell depending on need। जब ज़रूरत पड़ती है तभी उस जगह पर प्रोटीन सप्लाई की जाती है। ओके, देन है गोल्जी apparatus। It is a system of a tubules and membrane bound vesicle arranged parallel to each other in a stacks called cisternae। यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए सिस्टर्नी है ना। ये सिस्टर्नी आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स हैं। 3 तरह के पार्ट से मिलके बनते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसे करते हैं, फिर से देखिए इस तरह से। अब वेसिकल्स कैसे बनेगी? ये जो इसका ये वाला हिस्सा है ये गोल गोल होकर टूट के अलग हो जाता है, तो यही साइड वाला हिस्सा बना लेता है वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो पतले पतले से स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इनको हम ट्यूब्स कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो पहला हो गया वेसिकल, सिस्टर्नी, और तीसरा क्या हो गया, ये ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ट्यूब्यूल। तो 3 तरह के पार्ट से मिलके बनते हैं ये ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्नी एंड वेसिकल। अरेंज पैरेलल, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज होते हैं। फंक्शन: लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी लिपिड और प्रोटीन बनाता है। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स।
ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसके थ्रू ही इसका फॉर्मेशन होता है और इससे हेल्प करते हुए ये प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है सेल के अंदर और बाहर। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमिना। इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस है, ये मिडल लैमिना बनाने में हेल्प करता है। मिडल लैमिना आपको पता होगा, मैंने पहले भी दिखाया था, ये देखिए बीच बीच में आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, इनको बोलते हैं मिडिल लैमिना। तो ये जो मिडिल लैमिना होते हैं उनके फॉर्मेशन में ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हेल्प करता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ गोल्जी बॉडी। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर राइबोसोम है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं दिख रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये वाला जो डायग्राम है वो गोल्जी बॉडी का है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं। दीज आर टिनी लाइक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। ये एक बैग के समान ग्रैन्यूल्स होते हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, बैग के जैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, ऐसे केमिकल यानी कि एंजाइम पाए जाते हैं। और ये खुद एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। अगेन, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। फंक्शन, द मेन फंक्शन इज़ डाइजेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन। किसका डाइजेशन करता है? सो स्टूडेंट, जो सब्सटेंसेस या जो सेल ऑर्गेनल्स ख़राब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिनके पार्ट्स टूट जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर देता है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल सेल के अंदर आ जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करके एज अ फूड रूप फॉर्म में ले लेता है। दे आर काइंड ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल। ये एक प्रकार के वेस्ट डिस्पोज करने वाला सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस को इनगल्फ करके खाकर सफाई करने में हेल्प करता है। हेल्प इन अ डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल। मैंने बताया था फॉरेन मतलब बाहर से, सेल के बाहर से आने वाले सब्सटेंसेस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई प्रोटीन सब्सटेंस हो या कुछ और केमिकल्स हो, उनको डाइजेस्ट, या कोई पार्ट हो, सेल पार्ट, ख़राब पार्ट हो, उसको डाइजेस्ट कर देता है और सेल मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर देता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड अ सुसाइड बैग, है ना। तो इसका आंसर ये होगा, जो लाइसोसोम होता है वो कभी कभी, जस्ट मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, जैसे ये लाइसोसोम्स है, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरी फॉरेनर सेल या बैक्टीरिया सेल आ गई, तो जब ये सेल आती है तब जो ये लाइसोसोम होता है, ये अपने बॉडी में से एंजाइम को स्प्रे करता है, उसको किल करने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट बाई चांस कभी कभी ये केमिकल्स जो होते हैं इसी की बॉडी पर आके गिर जाते हैं, ये आ गए, ये सारे केमिकल्स इसी पे आ गए। तो ऐसी कंडीशन में ये खुद क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये अपने ही केमिकल के कारण ख़त्म हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, मोस्ट
मोस्टली हमें पूछा जाता है। मैं इसको पहले इसके 2 बेसिक लाइन बता दूं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सेल को एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? सेल को एनर्जी केमिकल के फॉर्म में मिलती है। इस केमिकल को हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। अब एटीपी क्या है? सेल करेंसी, सेल की करेंसी, एनर्जी देने वाली करेंसी। ये सेल का मेन रुपया। ओके, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटेड। एटीपी एटीपी का फुल फॉर्म है ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। पी फॉर फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ जो एडिनोसिन है वो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन के साथ पाया जाने वाला बेस है। आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा या सुना होगा, तो ये बेस है। ट्राई मतलब 3, 3 क्या है? ट्राई क्या है? फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एडिनोसिन एक होता है, वो जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ। फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। एडिनोसिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इस तरह से ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का पावर हाउस है। मतलब सेल के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डीप से और क्लियर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ड्रॉ द डायग्राम होमवर्क। इनमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। पहला होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है वाई लाइसोसोम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह नहीं है, कॉल्ड सुसाइडल बैग। पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये मैं पढ़ाऊँगी आपको, बट सेकंड क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके टाइप्स के बारे में आप नोट्स बना लेंगे। ओके, जगह नहीं है, नोट्स बनाना है आपको। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। टेक केयर एट योर होम। बाय बाय।